बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर पार्ट 1। डेली अब आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी। जनरल ग्रुप में की वीडियोस आपको मिलेंगी उर्दू, सिंधी, पाकिस्तानी स्टडी, इंग्लिश, इस्लामिया, ठीक है। और साइंस की वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो केमिस्ट्री की मिलेंगी, बायोलॉजी की मिलेंगी, फ़िज़िक्स की मिलेंगी। मतलब डेली जो है इस चैनल के ऊपर आपको 7-8 वीडियोस मिलेंगी। जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों का मसला हल हो जाएगा जिस हद तक हो सकता है, ठीक है भाई। ये पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको पता है सवालात होंगे और डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे जो मोर लिखा हुआ है MORE वहाँ पर जवाबात होंगे। तो पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड, यील्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्शन। आपके पेपर की कैलकुलेशन जो है वो बता रही है कि इतना इतना माल डालने के बाद इतनी इतनी प्रोडक्शन जो है वो होगी, इतनी इतनी पैदावार होगी। तो ये पेपर वर्क की कैलकुलेशन के नतीजे में जो पेपर वर्क आपका बता रहा है कि भाई इतनी पैदावार होनी चाहिए, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इतनी यील्ड होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। दूसरी पैदावार जो होती है हमारे पास वो प्रैक्टिकल यील्ड होती है, प्रैक्टिकल, ठीक है। या इसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। आपने पेपर पे जो कैलकुलेशन की, उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिकली वो तजुर्बा किया, लेकिन वहाँ पर आपको प्रोडक्शन जो हुई है वो आपके पेपर से मैच नहीं करती। आपकी कैलकुलेशन बताती है कि 10 लाख जो है वो टन गंदम जो है वो पैदा होनी चाहिए, लेकिन 10 लाख टन गंदम पैदा नहीं होती, बल्कि 9 लाख हो जाती है या 11 लाख हो जाती है। आपकी कैलकुलेशन से मैच नहीं करती। तो ये जो एक्चुअल, इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, असली पैदावार जो ऑन ग्राउंड हो रही है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड। ये पैदावार, ये प्रोडक्शन कौन सी है, ये आपको कंपैरिजन करके बता रही है, ठीक है। कंपैरिजन करके बता रही है कि भाई आपकी पेपर कैलकुलेशन इतनी प्रोडक्शन का बता रही थी और इतनी प्रोडक्शन एक्चुअली हुई है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो परसेंटेज में, तो ये प्रोडक्शन हमारे पास परसेंट यील्ड जो है वो कहलाती है, कंपेयर करके आपको बताती है, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो आपके लिए रिएक्टेंट इन एक्सिस क्या होता है, रिएक्टेंट इन एक्सिस। दो चीज़ों को जब आप रिएक्ट कराते हैं, एक तो फुली कंज्यूम हो जाती है, दूसरी बच जाती है। जो फुली कंज्यूम हो जाती है वो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाती है, और जो बच जाती है केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट इन एक्सिस कहलाता है, ठीक है भाई। पांचवी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये वो सारे पार्टिकल्स जो कि एटम को बनाने वाले होते हैं। ये पार्टिकल्स मिलते हैं तो एक एटम बनता है। ये 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों के पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, लेकिन 3 बड़े मशहूर हैं इनमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छठी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो मेरे पास, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है। ये नंबर आपको क्या बताता है? किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को बताता है ये नंबर, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स को ले लीजिए और न्यूट्रॉन्स को ले लीजिए, इनको जमा कर दीजिए, तो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो मास नंबर कहलाएगा। इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आठवां जो पॉइंट है हमारे पास वो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्या है? एटम की एक थ्योरी है जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने दी थी, और इन्होंने बताया था ये बात कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है मुस्तकिल घूम रहे होते हैं, जिस तरह के सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है भाई। नंबर 9 पे आपके पास बोर एटॉमिक थ्योरी आ जाती है। बोर एटॉमिक
थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी क्या है? ये 2 साल बाद आई थी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के बाद। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस लगे थे जिसको क्लियर किया था बोर एटॉमिक थ्योरी ने। नील बोर ने ये थ्योरी दी थी। और ऑब्जेक्शन क्या लगे थे रदरफोर्ड पे? एक बड़ा मशहूर ऑब्जेक्शन कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मुस्तकिल घूम रहे हैं तो फाइनली उनकी एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, लेकिन इसका जवाब नील बोर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में दे दिया था। ठीक है भाई। 10वीं बात जो यहाँ पर आपके लिए है वो ये कि हमारे पास डी ब्रॉय, जिसको डी ब्रोगली भी बोलते हैं लोग, डी ब्रोगली, जो कि गलत है, इसका सही तलफ़ुज़ है डी ब्रॉय। ठीक है। इसने ये बात बताई थी मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। नील बोर साहब इलेक्ट्रॉन्स को छोटी छोटी बॉल्स समझ रहे थे, जैसे पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। डी ब्रॉय ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी बॉल्स नहीं हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हैं? इज़ वेव्स। वेव्स की नेचर भी इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। डी ब्रॉय ने ये बात बताई। श्रोडिंजर, उसके बाद ये आए थे श्रोडिंजर। इन्होंने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होते हैं कहीं, और इस 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट देने वाले श्रोडिंजर हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन करें अब। जवाब डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं, यानी कि MORE जो लिखा हुआ है यहीं MORE क्लिक करेंगे, जवाब आ जाएंगे आपके सामने। पहला सवाल मेरा आपसे ये है। ठीक है। पहला सवाल ये है, पेपर वर्क आप करते हैं और पेपर वर्क आपको बताता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो इतनी होगी इस हिसाब किताब के मुताबिक। तो ये जो प्रोडक्शन का हिसाब किताब पेपर वर्क की कैलकुलेशन आपको बता रही है, केमिस्ट्री में इसको क्या कहा जाता है? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, पेपर वर्क करने के बाद जब आप तजुर्बा करते हैं, तजुर्बा करने पर जो आपको प्रोडक्शन मिलती है, उस प्रोडक्शन को जो है वो क्या कहा जाता है? ये मुझे बता दीजिए आप। तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है, पेपर वर्क की प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन को अगर आप कंपेयर करें, उसका रेशो निकालना चाहें, तो एक और आपको यील्ड जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसका नाम क्या है? जो परसेंटेज में आपको बता देगी। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक फुली कंज्यूम हो जाता है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है, दूसरा जो है फुली कंज्यूम नहीं होता बल्कि वो कुछ बच जाता है। जो बच जाने वाला रिएक्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ये मुझे बता दीजिए आप। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, वो पार्टिकल्स जो कि एटम को बनाने वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ये बता दीजिए आप। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो बता दीजिए आप। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, किसी एटम के अंदर सारे प्रोटॉन्स ले लें और सारे न्यूट्रॉन्स ले लें, उनको जमा कर दें और जमा करने पे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा केमिस्ट्री में उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो क्या है? वो बता दीजिए आप मुझे। आठवां सवाल आपसे मेरा ये है, वो कौन सी थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी, जिसमें साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के और सन के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है। ये किस एटॉमिक थ्योरी का नाम है? ये बता दीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं जिस तरह प्लैनेट्स जो हैं सन के गिर्द घूम रहे हैं, तो इस पर ऑब्जेक्शन हुआ था एक। ठीक है। उस ऑब्जेक्शन को सही किया था 2 साल बाद एक और थ्योरी ने, एक और एटॉमिक थ्योरी आई थी, और ऑब्जेक्शन ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी कभी ख़त्म होनी चाहिए और फाइनली उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इसका जवाब जो है अगली थ्योरी ने दिया था, उसका नाम बता दीजिए। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के तौर पर ही कंसीडर किया जाता था, छोटी छोटी बॉल्स के तौर पर, लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल ही नहीं है, वेव भी है। उस साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए आप मुझे।
11वां सवाल मेरा आपसे ये है, उस साइंटिस्ट का आप मुझे नाम बता दीजिए जिसने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है 3D स्पेस में होते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है ये भी बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।